सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका पाठ्य पुस्तिका से पाठ 4 माटी वाली। हम इसका पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 2। हमने पूर्व में अध्ययन किया था और उसमें पढ़ा था कि ये जो पाठ है वो है माटी वाली। माटी मतलब मिट्टी, जो कि ये इस पाठ में एक औरत के बारे में बताया गया है। वो औरत गांव में प्रत्येक घर में मिट्टी बेचने का काम करती है। और हम सामान्य तौर पर भी अगर देखेंगे तो हम व्यक्ति को उसके नाम से ज़्यादा उसके काम से पहचानते हैं। जैसे कि ये पंडित जी का घर, ये मास्टरनी जी का घर, ये दुकान वालों का, ये चक्की वालों का, ये दूध वालों का, ये सब्जी वालों का। तो इस तरीके से हम व्यक्ति को उसके नाम से नहीं उसके काम से पहचानते हैं। तो ये जो औरत है ये भी मिट्टी बेचने का काम करती है, इसलिए सब इसको माटी वाली के नाम से जानते हैं। और ये महिला को बहुत वर्ष हो चुके थे इस गांव में मिट्टी देते देते, तो इसको भी सब घरों में जान पहचान हो गई थी। इसको यहाँ तक पता लग चुका था कि किस घर में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बड़े हैं, किसका व्यवहार कैसा है, कौन कैसा है। सब के घरों में जा जाकर इसको इतने वर्ष हो गए थे मिट्टी देते देते, तो सभी परिवारों की जानकारी इससे हो गई थी। वो प्रत्येक घर में मिट्टी बेचने का काम करती थी और त्योहार पर भी सभी गांव वाले इस मिट्टी वाली का इंतजार करते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, अर्थात कि जब महिला वहाँ से माटी वाली जो महिला थी वो वहाँ से निकलती है तो घर पहुंचने से पहले उसे रास्ते में ही अंधेरा होने लगता है। रात घिरने लगती है मतलब अंधेरा होने लगता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। अर्थात ये जो जमीन टुकड़ा उसने जो गुजर बसर के लिए ले रखा था वो एक ठाकुर साहब का था, और उस जमीन के बदले में उसे उनके घर पे भी मिट्टी पहुंचानी पड़ती थी और अन्य दूसरे काम भी करने पड़ते थे। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, अर्थात कि जो उसका पति उसका जो इंतजार कर रहा था उसके लिए कह रही थी कि उसे खाली रोटी नहीं देंगे। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसे एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5, एक रोटी और एक की आधी। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी, अर्थात एक रोटी तो उसने वहाँ पर पहले ही खा चुकी थी। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई अपने घर पहुँच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं और उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाए। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा तो माटी वाली को छोड़कर जा चुका था। अर्थात जैसे ही प्रतिदिन माटी वाली मिट्टी बेच करके जब घर जाती थी तो वह हमेशा उसका इंतज़ार करता रहता था और उसके आने का इंतज़ार करता था। लेकिन आज माटी वाली आई तो उसे किसी प्रकार की आहट का एहसास नहीं हुआ और उसने देखा कि आज इन्होंने आंखें भी नहीं, अपनी नज़रें भी नहीं घुमाए। तो इस बेचैनी में उसने घबराई हुई माटी वाली ने जब उसे छू करके देखा तो वो उसे माटी वाली को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उसे पूछा कि वो रति कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर, जिंदगी यानी जिंदगी, जीवन से मतलब है, तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। वो माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। जब उसका पति खत्म हो जाता है तो वो उसके मृत्यु का प्रमाण पत्र या घर का प्रमाण पत्र लेने के लिए, अर्थात सरकारी सुविधा लेने के लिए जब वो वहाँ जाती है तो तहसीलदार उससे घर से संबंधित अर्थात उसके घर का सदस्य के सबूत पर उससे कागज मांगती है, लेकिन उसके पास में नहीं होते हैं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वो बात तो तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर जाने वाले आने वाले को एक ही बात कहती रहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। धन्यवाद भैया बहनों, हमारा पाठ आज यहीं समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर नंबर 1, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। कनस्तर के द्वारा ही वह माटा खाना से शहर तक मिट्टी पहुंचाती थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके और घरों की दीवारों की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वहाँ आने वाले नए किराएदार उससे परिचित हो जाते थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही मिट्टी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली मिलनसार महिला थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर नंबर 2, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली अकेली महिला थी। अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। इस काम के बदले में मिले पैसे ही उसकी कमाई का एकमात्र साधन था। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियमित मानकर जीवन बिता रही थी। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। प्रश्न नंबर 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर नंबर 3, भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। भूख न होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। प्रश्न नंबर 4,
पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न उत्तर नंबर 4, हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद इन चीज़ों को पाया है। इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं हाँक सकते। हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि न कर पाए, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। हमें इसके पीछे छिपी भावना और मेहनत को समझना चाहिए। यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के काबिल है, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभालते हुए तथा उनका मूल्य समझती हुई पुरखों से मिली विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी होती है। प्रश्न नंबर 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर नंबर 5, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, चिंता, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती कि उससे वो अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट पाल सके। वह मिट्टी वाली की व्यवस्था थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची रोटियां अपने बीमार बूढ़े पति के लिए रख लेती थी। प्रश्न नंबर 6, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचाकर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसके अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, जिम्मेदारी, समर्पण तथा कर्तव्य निष्ठा के भावों को बताता है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों की बहुत चिंता करती है। वह हर हाल में अपने पति को खुश देखना चाहती है। इससे उसकी बूढ़े के प्रति दया, वात्सल्य और सहानुभूति प्रकट होती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। एक दिन माटी वाली जब मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी पर से उसका अधिकार भी समाप्त हो चुका था। अब उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं था। इसी दुख के कारण वह वाक्य कहती है। प्रश्न नंबर 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन का अर्थ है किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से बलपूर्वक हटाना और जबरदस्ती या कुछ मुआवजा देकर उनसे खाली करा देना। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपने जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। उसके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार विस्थापनों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, परंतु ये सारी सुविधाएं अपर्याप्त होती है या उन तक पहुंच नहीं पाती है। बिचौलिए उसका फायदा उठाते हैं। सभी भैया बहन को धन्यवाद। आज हमारा पाठ कृतिका पाठ्य पुस्तक पाठ 4 माटी वाली यहीं समाप्त होता है और ये पाठ्य पुस्तक भी हमारी संपूर्ण होती है।